नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक में विषय इतिहास के बारे में दूसरे चैप्टर का यहाँ अध्ययन करेंगे। अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि कैसे जो है अवध के और हैदराबाद के जो है क्षेत्र को जो है सहायक संधि के द्वारा हड़प लेते हैं। अब ये जो है अभी तक जो जितने भी क्षेत्र को हड़पते थे अंग्रेज, वो क्या करते थे, उसमें जो है कोई ना कोई सहायक संधि के द्वारा या और कोई नीति लगा के उसको हड़पते थे। लेकिन अब अभी तक सैनिक युद्ध नहीं थी। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, आप सैनिक युद्ध होता है। कहाँ पे? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान से साथ टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। ये जो है कर्नाटक के बहुत शक्तिशाली शासक थे। इनको जो है अंग्रेज बड़ा घमंडी, बड़ा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी मानते हुए इनसे डरते थे और ये मानते थे कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक जो है विकास का खतरा है, इसलिए इनसे सैनिक टकराव करते हैं। क्योंकि इनके ही क्षेत्र में मालाबार तट आता है। मालाबार तट से अंग्रेजों का व्यापार होता था, काली मिर्च, इलायची जैसे चीज़ों का, जिसके वजह से ये क्या करते थे, बाद में इनके जो है अंग्रेजों को देखते हुए, इनकी सही नीति न मानते हुए क्या किया, टीपू सुल्तान ने रोक लगा देता। 1785 में अपनी रियासत के बंदरगाहों से जो है रोक लगा दिए। इसमें क्या रोक लगाई इन्होंने? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ये सब तरह की चीज़ें जो थी कोई अब कंपनी का व्यापारी नहीं खरीद पाएगा। और ये भी बता दिए कि जो भी स्थानीय व्यापारी हैं वो कंपनियों से कोई ना कुछ खरीद पाएंगे ना ले पाएंगे, मतलब कंपनी से कोई मतलब ना रखेंगे। ये सब तरह की चीज़ें थी। दूसरी तरफ क्या था, टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी व्यापारियों से अच्छे संबंध बनाए हुए थे और उनकी सहायता से टीपू सुल्तान ने अपनी सेनाओं को आधुनिकीकरण किया था। और इसके बाद वो जो है अपने जो है यही सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, अंग्रेज जो है इनसे युद्ध करते हैं। युद्ध में इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो कि बहुत बड़ी लड़ाइयाँ थी। चारों युद्ध कब से कब चली थी, इसमें देखेंगे 1767 से 1769 तक 2 साल की लगभग ये लड़ाई चल लड़ी। फिर 1780 से लेकर 1784 तक लगभग ये काफ़ी लंबी लड़ाई चली। फिर इसके बाद 1790 से 92 तक ये भी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। और ये 4 मई 1799 में अंतिम बार ये लड़ाई में ही मारे जाते हैं। जो अंतिम लड़ाई होती है वो श्रीरंगपट्टनम की जो है इनकी मृत्यु हो जाती है अंतिम लड़ाई में। और क्या होता है, फिर वो मैसूर को पूरी तरह जीत लेते हैं। अंग्रेजों की इसमें जीत होती है। टीपू सुल्तान हार हो जाती है और अपने जो है शासन की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये जो अंग्रेज यहाँ तो जीत तो लिए ही थे, इसके बाद ये जो है देखे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें थे, काफ़ी चीज़ें उठा भी ले गए थे। उनमें से जो है टीपू सुल्तान का एक खिलौना था जो शेर बना था, बहुत बड़ी मशीनी शेर था वो, जो है जस्ट लाइक वो हारमोनियम जैसे था। उसमें जो है बजाने से, हैंडल घुमाने से उसमें इंसानों के जो है शेर दहाड़ने की आवाज़ आती थी और इंसानों के रोन, जब जैसे शेर दहाड़ता था उसके बाद क्या होता था, जो सिपाही नीचे यूरोपी सिपाही दबा हुआ दिखाई उसमें बना है, वो उससे चीखें आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी। इस तरह को भी एक बहुत वो है। उसको जो है लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में जो है अभी भी यानी कि अंग्रेज उठा ले गया और एल्बर्ट म्यूजियम जो है विक्टोरिया का वहाँ पे रखे हुए हैं। इसके बाद क्या है, मैसूर ये लोग जीत लेते हैं। मैसूर जीतने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर का ही ओडियार वंश जो है को वहाँ की सत्ता सौंप देते हैं और बढ़िया खुले रूप से जो है अपना व्यापार करते हैं, लाभ उठाते हैं। उसके और क्या करते हैं, इन्होंने सहायक संधि थोप देते हैं। ऐसे ही पूरा सौंप नहीं देते हैं कि यहाँ पर राज करिए, इनको सहायक संधि थोपते हैं वो ओडियार वंश के ऊपर। और क्या होता है, जब ओडियार वंश से सहायक संधि थोपेंगे तो अपनी ही सेना रखेंगे। जब सेना रखेंगे तो सीधी बात है कि वो जो है उनसे पैसा लेते थे। और ये जो मैसूर युद्ध हुआ था, इनमें जो है हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मैसूर युद्ध में निजाम और मराठाओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके वजह से अंग्रेज इसमें सफल हुए थे। नहीं तो अकेले अगर लड़ते तो शायद जो है कि वो टीपू सुल्तान से नहीं जीत सकते थे। इसके बाद आते हैं मराठाओं से लड़ाई। मराठाओं का लड़ाई, टीपू सुल्तान को हराने के बाद ये क्या हुआ, मराठाओं से जो है मराठाओं से भी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ वो जो है टीपू सुल्तान के साथ साथ मराठा से भी युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इधर मराठाओं को ये पूरा ये क्षेत्र को कब्जा करना चाह रहे थे अपना जो है, तो इसके वजह से मराठाओं से भी 1761 में पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, ये जो मराठा सोचते थे कि पहले हम डायरेक्ट जो है उसमें बन जाएंगे, पूरे जो है दिल्ली शासन कराएंगे, दिल्ली शासन। लेकिन फिर बाद में पानीपत की लड़ाई के बाद इनका सपना टूट जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मराठा एरिया था उसको कई भागों में बांट देते हैं। उसमें जैसे सिंधिया, भोसले, होलक और ये गायकवाड़ जैसे जो है कई जो है
क्षेत्र में कई लोगों को इसमें बढ़ जाता है क्षेत्र पूरा। और इसमें देखेंगे कि क्या होता है, पहला इन्होंने युद्ध जो 1761 के बाद 17 पहला ये संधि होती है 1782 में, साल बाई संधि होती है। दूसरा के बाद क्या होती है इनकी 1805 से लेकर उड़ीसा और आगरा के एरिया कब्जा कर लेते हैं। तीसरी फिर युद्ध होती है। तीसरा युद्ध कब से होता है, 1817 में और 1819 तक के बीच में का। इसमें क्या होता है, मराठाओं को पूरी तरह कुचल दिया जाता है। और इसके बाद जो पुणे के पेशवा थे उनको, वहाँ पेशवा जो पुणे में रहते थे पेशवा थे, उनको क्या करते हैं कानपुर में बिठूर के पास उनको ला दिया जाता है और उनको पेंशन पे जो है भेज दिया जाता है बिठूर में, वहाँ से गोवा से। अब इसके बाद करते हैं सरोजता का दावा। सरोजता की दावा की ये अगली हेडिंग है इनके बाद, यानी मराठाओं को इन्होंने भी जीत लिया। इसके बाद क्या करते हैं, और ये जो है ये देखेंगे कि मराठों को कब इनको पूरा खत्म करते हैं, 1817 से 1819 के बीच जब अंतिम बार युद्ध होता है तो मराठाओं को इसमें पूरी तरह कुचल दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कहाँ 1799 में किसको वो किए थे, टीपू सुल्तान को। मतलब पहले टीपू सुल्तान को ये वो कर लिए, फिर इसके बाद इन्होंने मराठाओं को भी समाप्त कर दिया, मतलब पूरे कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हो, सरोजता का दावा। सरोजता का दावा जो ये जो है सरोजता का दावा की एक हेडिंग है। इसमें आप देखेंगे जो लॉर्ड हेस्टिंग थे ये 1813 से लेकर 1823 के नेतृत्व में इनके सरोजता की नीति जो है चली थी। इस नीति में इन्होंने क्या किया था, धमकी और रियासतों को हड़पने के अधिकार मानती थी। मतलब ये लोग मानते थे कि हम धमकी से, और हम ये अंग्रेजों का ये अधिकार है कि किसी को भी धमकी दे सकते हैं, किसी भी रियासत को हड़प सकते हैं। ये भी यही इनका सर्वोच्चता का दावा है कि यही सर्वोच्च है और कुछ नहीं, इनसे बढ़ के कुछ नहीं है। और इसके बाद ऐसा नहीं कि सब लोग जो है इन्हीं की सर्वोच्चता स्वीकार की, इसका भी एक उदाहरण देखने को मिल जाता है। कित्तूर में देखेंगे कि कर्नाटक जो है, कित्तूर कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। यहाँ की रानी चेन्नम्मा जो थी, इन्हीं की यही जो है सर्वोच्चता के दावा के विरोध में क्या हथियार उठा लेती हैं और 1824 में काफ़ी लड़ाई लड़ती हैं और इनको जो है काफ़ी क्षति होती है, लेकिन फिर भी ये 1824 में गिरफ्तार हो जाती हैं और 1829 में जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी अपने एरिया को बचाने के चक्कर में इनकी जान चली जाती है। इसके बाद देखेंगे संगोली जो भी थी, कित्तूरी क्षेत्र में आता है। संगोली गरीब परिवार की चौकीदार थी, ठीक है। संगोली के क्षेत्र से गरीब चौकीदार कौन थी, रयन्ना जो है विरोध जारी रखती हैं और 1830 में वो क्या होता है कि काफ़ी जो है अंग्रेजों के दस्तावेज और सारी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती हैं और 1830 में उनको भी फांसी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे कि 1830 तक क्या होती है, अंग्रेज बहुत डरने लगते हैं रूस की वजह से, क्योंकि रूस सोचते हैं कि उत्तर पश्चिम का एरिया अफगानिस्तान की तरफ से भी कहीं रूस कब्जा ना कर ले। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, अफगानिस्तान से जीतने के चक्कर में युद्ध करते हैं। और क्या होता है, 1838 से लेकर 1842 तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ते हैं और क्या होता है 1843 तक में वो पूरे सिंध में कब्जा कर लेते हैं, जीत जाते हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, 38 से 42 तक यहाँ अफगानिस्तान में युद्ध लड़ते हैं। और इसी बीच क्या होता है, जब वो सिंध में कब्जा कर लेते हैं 1843 के बाद क्या है, अब वो पंजाब की तरफ अपना विचार बदल देते हैं, पंजाब को जीतना चाहते हैं। पंजाब को जीतने के साथ साथ क्या करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो 1839 में उनकी संयोग मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले तो पंजाब को बचाए रहते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो क्या घटना घटती है कि वो जो है फिर बाद में जो उनके बाद आते हैं राजा, वो जो है उसको बचा नहीं पाते, उनसे दो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1849 में पंजाब पर भी कब्जा कर लेते हैं। इस तरह अंग्रेजों का कब्जा करने का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ आते हैं हम विलय नीति पे। अभी आप जो पढ़े उसके बाद आता है विलय नीति। सर्वोच्चता जो है का दावा, अभी आप देखें कि कैसे कंपनी जो है अपने आप को सर्वोच्चता सब सिद्ध करती थी, लोगों को जो है किसी के जो है रियासतों को हड़प लेती थी, शासन को हड़प लेती थी, वो सब सारी चीज़ें थी। अब इसमें आएंगे विलय नीति, कैसे जो है राज्यों का या जो भी उस समय प्रांतों का विलय किया उसने, कंपनी ने। तो कंपनी की बात आते हैं तो उस समय क्या हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल थे। इनका टाइम था 1848 से 1856 के बीच में। इन्होंने क्या किया था, अधिग्रहण नीति, एक जो है नई नीति इनके समय चली थी, विलय नीति। ये क्या थी, अधिग्रहण नीति। अधिग्रहण नीति का मतलब ये है कि जो भी उस समय के क्षेत्र थे, जो बचे हुए क्षेत्र थे जिन पे अभी कब्जा नहीं हुआ था, वहाँ पे क्या चाहते थे कि उनको किसी भी तरह उनको भी हथिया लिया जाए, उनको कब्जा कर लिया जाए। तो इसलिए अंग्रेज क्या किए, एक ये विलय नीति में क्या किए, इन्होंने ये घोषणा की है या ये बताए कि जो भी शासक हैं, अगर वो शासक खत्म हो जा रहे हैं तो उसके बाद वो पूरा अंग्रेजों को हो जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि या तो उनमें कोई पुरुष वारिस न हुआ उस शासक का,
तो भी उसको हथिया लेते थे। इसी के उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो सतारा, ये भी 1848 में इस क्षेत्र को ले लिए इन्होंने। इसके बाद संबलपुर, ये भी 1850 में इन्होंने कब्जा कर लिया इसी विलय नीति के तहत। विलय नीति में यही था, फिर से विलय नीति जान लीजिए। विलय नीति में कोई शासक अगर खत्म, जो है प्रेजेंट टाइम यानी उस टाइम जो था शासक, अगर वो खत्म हो जाता या उसके जो है कोई पुरुष वारिस ना हो उसके बाद, तो उसको हथिया लेते थे। सतारा को 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी की रानी जहाँ थी, झांसी की रानी झांसी के बारे में कब 1854 में इसको कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ 1856 में इसी तरह यहाँ तक क्या हुए ये लोग जो है शासक की मृत्यु या पुरुष वारिस न होने पर इन सबको हथिया लिए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को। आया नंबर अवध का। अवध में क्या हुआ 1856 में इन्होंने ये जो है इसको हड़पा। कैसे, वहाँ पे ऐसे कोई दोनों विलय नीति के अंतर्गत कोई चीज़ ना मिली तो इन्होंने अवध को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ पे कुशासन जो है, शासन सही से नहीं चल रहा है, कुशासन की वजह से इसको हड़पने के लिए, और लोगों में ये बताए लोगों को कि हम कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और हम जो है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें इसे, ये कुशासन यहाँ पे चल रहा है और सही शासन ना होने की वजह से हमें इसे हड़पना पड़ेगा। इस वजह से वो अवध को भी हड़प लिए और यही परिणाम हुआ कि वहाँ की जनता ने 1857 में जब अपने प्रिय राजा को यहाँ हड़पते हुए देखा तो 1857 में उन्होंने पूरा राजा का अपने सहयोग किए और वो युद्ध में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज गलत कर रहे थे। ये जो कर्तव्यों से बंधे हुए थे, ऐसा लगता है इनको बातों से कि ये भारतीयों को बहुत भला चाहते थे, भारतीयों को बहुत हितकर थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टैक्स कलेक्शन करके, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जितना एरिया कवर कर लेते थे वहाँ पे अपने अनुसार खेती करवाते थे, अपने अनुसार जो है ज़्यादा से ज़्यादा कपास है, नील है, इस तरह की जो है खेती करवाते थे और दूसरे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे। इस तरह का उनका काम चल रहा था। वही परिणाम हुआ 1857 का विद्रोह होता है। आगे आते हैं नए शासन में। नए शासन की बात, नए शासन व्यवस्था की स्थापना कैसे हुई, इसमें जो है देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग से 1773 से लेकर 1785 की ईस्वी में जब जो है आते आते इनके जो है वारेन हेस्टिंग तक क्या हुआ था, बंगाल, मद्रास और इसके बाद ये जो है बम्बई, तीनों जगह तीनों प्रेसिडेंसी बना लिए थे और अच्छे से ये लोग। और सबसे बड़ा योगदान जो होता है वारेन हेस्टिंग का होता है, उन्होंने पूरे पैर मजबूत कराए, पूरे शासन को स्थापित किया और एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए। इनका काफ़ी योगदान है अंग्रेज कंपनी को स्थापना का जो है कंपनी बढ़ाने में। और इसके बाद देखेंगे क्या होता है कि 1872 में एक नई व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था चालू होती है। उस न्यायालय व्यवस्था में क्या करते हैं, ये कलेक्टर तो यूरोपीय बनाते हैं, जो मुखिया होते हैं, काजी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो यूरोपीय बनाते थे, लेकिन और जो है मुफ्ती और जैसे मौलवी और हिंदू पंडित को रखते थे, वो तो वहाँ होते थे, लेकिन उनके जो है सिर्फ जब धार्मिक कोई बातें या भारतीयों के बारे में कुछ ऐसे कानून, कुछ भी सजाएं सुनानी होती थी तो यहाँ के अनुसार जो है इनके जो है पूछते थे कि हाँ आपके धर्म में कैसी सजा है इस चीज़ के लिए, वो सब चीज़ें जो भी डिटेल रहता था। तो अब लेकिन जो भी जैसे भारतीयों के लिए है तो ये कोई बात नहीं, जैसी सज़ा होती थी वैसे मनमानी दे देते थे, लेकिन वही अगर यूरोपीय कोई चीज़ है तो उसके लिए सज़ा अलग होती थी। कहने का मतलब सिर्फ न्यायालय बने थे लेकिन वो दिखावे थे, भारतीयों के लिए वैसे ही ज़बरदस्त कठोर जो है दंड दिए जाते थे, लेकिन अंग्रेजों को अगर कोई भी वैसे अपराध करता तो वैसे कुछ नहीं होता था। और इसके बाद आएंगे तो 1875 में क्या हुआ, हिंदू पंडित क्या करते थे उस समय, जो धर्मशास्त्र था तो 1875 नहीं 1775 में क्या हुआ कि वो जो हिंदू पंडित थे वो क्या करते थे कि उस समय के जो भी धर्मशास्त्र थे उनके अनुसार समय समय पे अलग अलग जो है अपना जो है विचार प्रकट देते थे। जब कोई सजा सुनाती हो या सजा के लिए या कोई कुछ भी बात होती थी, जब उनसे कलेक्टर पूछते थे तो इस बार बार बदलने के विचारों बदलने की वजह से उन्होंने क्या हुआ उब के वो बोले कि नहीं कि एक जो है फिक्स जो है नियम बनाया जाए। तो उसके लिए 11 पंडितों का जो है एक कानून 1875 में 11 पंडितों को इकट्ठा करके एक कानून बनाया गया। उसका अनुवाद जो किए 1775 में जो है 20 जो इसका जो अनुवाद किए थे बी हाल हेड जो है अंग्रेजी अनुवाद किए थे। इसके बाद क्या हुआ 1773 में रेगुलेटिंग जो है एक्ट के तहत क्या हुआ, न्यायालय की स्थापना हुई।
न्यायालय की स्थापना के बाद क्या हुआ कि नए सब ये जो संकलन किया गया और सब चीजें हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, नए तरह से पूरा न्यायालय व्यवस्था प्रणाली चली। रेगुलेटिंग एक्ट के उसमें जो नए विचार शामिल थे पहले से बदल कर, अब क्या था, पहले रखते थे क्या, 1772 में देखेंगे, 1772 में मौलवी और हिंदू पंडित और कलेक्टर रहते थे। लेकिन अब यहाँ क्या देखेंगे कि फिर यहाँ हो जाता है जिला कलेक्टर बना दिया जाता है, वो लगान और कर मोस्टली वसूलने के उनके जो है देख रेख में लगान और कर इकट्ठा किए जाते थे। उसमें सहयोग जो करते थे उनमें शासन वासन चलाने में जो है न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी व दरोगा जो और सैनिक लोग थे वो सब उनका सहयोग करते थे, जिससे उनका पूरा सिस्टम चलता था। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात थी कि जो जिला कलेक्टर बनते थे वो कोई भारतीय नहीं बनता था, वो कोई यूरोपीय अंग्रेजी अपने ही लोग वो बनाते थे। जो भी बड़े पद थे उनमें कभी भारतीयों को नहीं वो बैठाए, ज़्यादातर सीधे से अपने बड़े वो उसमें बैठाए, जिससे कि अपने यहाँ जो भी उनका शोषण है या जो भी चीज़ें हैं, लगान है, किसमें रियायत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो। यही देखेंगे कंपनी की फौज के बारे में बात करेंगे। जो कंपनी की फौज थी 18वीं सदी में क्या हुआ था कि बनारस और अवध में जब जो है शासक थे वो लोग क्या करते थे, सैनिक तैयार करने के लिए पेशावरों की जो है किसानों की भर्ती करने लगे थे। किसानों की भर्ती करने की वजह से जो है अंग्रेज थे उन्हीं की जो है अनुसार जो है अपना भी जो है भर्ती करने को उन्हीं को देखे कि हाँ ये लोग ऐसे भर्ती कर रहे हैं, तो उसी का अनुसरण करके उन्होंने 18 से 20 तक जैसे जैसे तकनीक जो है वो पहले क्या किए उसी तरह अपनी सैनिक बनाए। लेकिन जो है शुरू में क्या हुआ था, शुरू में तो यहाँ जैसे वो बनाते थे, घुड़सवार रहते थे, सिपाही रहते थे, उस तरह वो करते थे। अंग्रेजों जो है सिपाही को सिपाह कहते थे, सिपाही को वही सिपाही है वो, लेकिन सिपाह कहते थे। सिपाह जो है आर्मी जो बनाए थे उसमें आर्मी में उनके हर तरह के लोग को शुरू में भर्ती किया। और इसके बाद जैसे पहले के लोग होते थे घुड़सवार रखते थे, वो पैदल सेना थोड़ा बहुत वो ऐसे ही वो रखे। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जैसे घुड़सवारों का महत्व होता कम होता चला गया, वैसे उनकी संख्या में कमी आती गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि पैदल सेना और जो है वो ऐसे बनवाए जो कि जिनमें जो है आधुनिकरण का जो भी शास्त्रों का जो है यूज, जैसे बंदूक मास्केट जो है यूज करते थे, तोड़दार बंदूक होती थी, और मैच लाक यूज करते थे। क्योंकि उस समय क्या हुआ, बर्मा में, अफगानिस्तान में और जो है मिस्र में जो भी युद्ध किए, तो वहाँ पे अब जो आधुनिक समय के जो है उनको सेना तैयार करना था, जो शस्त्रों से युद्ध लड़ना था, बंदूकों से युद्ध लड़ना था, उस तरह की चीज़ें। और क्या हुआ, फिर इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, यूरोपीय ढंग से सेना को भर्ती करना शुरू कर दिया। और सेना को भर्ती करने के साथ साथ क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सेना इनको खड़ी करनी थी, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया, जो यहाँ जाति समुदाय कभी कभी ये इग्नोर कर देते कि इसी जाति के लोग को भरना है, तो ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेज नहीं मानते थे। यहाँ के लोग क्या होते थे कि ये मानते थे कि भारतीयों में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ सिर्फ क्या है कि ये लोग जाति व्यवस्था नज़रअंदाज करके सेना में भर्ती करने लगे लोगों को। क्या हुआ आगे इसका परिणाम, जो जाति व धार्मिक भावनाओं को छोड़कर जो यहाँ के लोग थे जो सेना में भर्ती थे, वो कैसे, पहले तो यहाँ जो है धर्म और जाति का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, जिसकी वजह से जो लोग पहले से सेना में भर्ती थे वो जो है अपने को केवल सिपाही समझ के जाति धार्मिक भावना को छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं से पुराने विचारों से जुड़ी हुई थी, जिसको छोड़ नहीं सकते थे। यही सारी चीज़ें का हम देखेंगे। 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें सारा ये सैनिकों के अध्याय 5 में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा आपको। आते हैं कि निष्कर्ष में क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या रूप आई थी, परिणाम उसका क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से क्या बन गई थी, भौगोलिक औपनिवेशिक एक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की बात करें तो यहाँ क्या हुआ, वो अपनी क्या हुआ, जैसे भाप की तकनीक भी आई, भाप की तकनीक आने से कंपनी में और गति आ गई। जैसे पहले से अंग्रेज आते थे वो लोग 6 से 8 महीना लग जाता था यहाँ आते, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे भाप तकनीक आई वो सिर्फ 3 हफ्तों में ही यहाँ आ जाते थे। तो इससे बहुत बड़ा समय का जो है जो खर्च होता था वो बचत हो गई, और जल्दी जल्दी आवागमन होने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है व्यापार में उनके गति आ जाएगी। जो सामान 6 से 8 महीने में जाता था वो 3 हफ्तों में ही चले आएगा। तो ये बहुत आसान हो गया उनके लिए। 1857 तक की स्थिति देखेंगे तो 63% भूभाग जो था भारत का, जो 63% भूभाग था उसमें उनका पूरा सीधा नियंत्रण था, और 78% जो आबादी भारत की थी कंपनी का पूरा उन पर सीधा नियंत्रण था। और इसके बाद देखेंगे कि और जो अन्य क्षेत्र थे, अन्य आबादी थी, उन पर ना सीधा सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन पर भी नियंत्रण था। इस तरह की सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये लोग पहुँच गए, पूरी आबादी पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लिए लगभग। और इसके बाद देखेंगे कि कंपनी व्यापार से शुरू करती है लेकिन साम्राज्य तक स्थापित कर लेती है। ये पूरा सत्ता का विस्तार पूरा एक तरफ से आपको रहा। इसमें जो है आप देखिए कैसे टीपू सुल्तान को हराया और कैसे हैदराबाद, अवध और सारी चीज़ों का इसमें डिटेल लिया। और इसके बाद ये
न्याय शासन की स्थापना कैसे की, और इसके बाद न्याय व्यवस्था, कहने का मतलब एक हिसाब से पूरा औपनिवेशिक हर तरह की यहाँ की पूरी सारी चीज़ों का उनके अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, सब कुछ उनके हाथ में हो गया था, पूरे तरह भारत को एक हिसाब से अब गुलाम बना लिए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका क्या असर हुआ आप देखेंगे इस, और 1957 के बारे में अध्याय 5 में और डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे जो है 1957 का युद्ध होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाने की कृपा करिए। थैंक यू।